Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Now we are going to discuss about the lecture number 19, that is related to the performance test. Performance test is the third number of screening test which are included in the course agenda of hearing impairment. The performance test is a very simple test. The performance test is another test which was first described by Ewings. It is a test that is therefore extremely useful for children who have complex language needs or those for whom English is the second language, as verbal instructions are not essential. अब ये जो परफॉर्मेंस टेस्ट है ये भी डिस्ट्रैक्शन टेस्ट की तरह जो हमने वेरी फर्स्ट जो स्क्रीनिंग टेस्ट पढ़ा था उस वो भी इविंग्स ने ही उसको भी डिस्क्राइब किया था और उसके बाद मैकक्रॉमिक ने जो है वो उसको फर्दर जो है उसको रिवाइज़ किया था और अप्लाई किया था। अब इस तरह से ये जो टेस्ट है परफॉर्मेंस टेस्ट ये ज़्यादातर उन बच्चों के लिए इफ़ेक्टिव होता है या इसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव उन बच्चों के लिए समझा जाता है जिनकी के इंग्लिश जो है लैंग्वेज वो एज अ सेकेंड लैंग्वेज होती है, यानी उनको लैंग्वेज से रिगार्डिंग जो है या लैंग्वेज से रिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनको फेस करना पड़ता है, यानी वो किसी और लैंग्वेज से जो है वो बिलोंग करते होते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज को वो एज अ सेकेंड लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है, और उनको यानी इस टेस्ट के अंदर वर्बल इंस्ट्रक्शंस जो हैं या वर्बल जो रिस्पांस है उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, यानी वो इतना लाजमी और इसका इतना ज़्यादा अहम जो है वो पार्ट नहीं होता है। पर्पज़ ऑफ द टेस्ट, इस टेस्ट का पर्पज़ क्या है? द टेस्ट इज़ बिहेवियरल टेस्ट दैट इज़ कैरिड आउट व्हेन द चाइल्ड इज़ बिटवीन 2.5 and 3.5 years डेवलपमेंटली, यानी बच्चा जो है वो 2.5 ईयर्स से लेकर यानी 2.5 से लेकर 3.5 साल तक की एज के ऊपर ये टेस्ट जो है ये अप्लाई होता है। पहला टेस्ट जो हमने पढ़ा था जो है वो डिस्ट्रैक्शन टेस्ट जो हमने पहले पढ़ा था वो था 6 मंथ्स से 15 मंथ्स तक अप्लाई होता है, और ये वाला जो सेकंड टेस्ट हमने पढ़ा था कोऑपरेटिव टेस्ट वो जो है वो 18 मंथ्स से लेकर 30 मंथ्स तक होता है, यानी 1.5 साल से लेकर 2.5 साल तक। और ये वाला जो टेस्ट है इसको 2.5 साल से लेकर 3.5 साल की एज के बच्चों पर अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन कम्युनिटी क्लिनिक्स एंड इज़ अ गुड वे ऑफ कंडीशनिंग बिफोर यूजिंग अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट, फॉर एग्जांपल प्योर टोन ऑडियोमेट्री वगैरह। अब जो हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं वो टेस्ट जो होते हैं वो एक्चुअली उनको इसलिए भी ज़्यादा जो है वो रेफ़र किया जाता है या बहुत छोटे बच्चों के लिए अप्लाई किया जाता है क्योंकि बच्चे जो होते हैं जब उनको किसी स्पेसिफ़िक किसी भी लाइक ऑर्गेनाइज्ड किस्म की सेटअप में जाना पड़ता है किसी भी टेस्ट के लिए, या इवन वो किसी भी क्लिनिक पर अगर जाते हैं बच्चे तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं या बहुत दफ़ा बहुत स्केर्ड हो जाते हैं और वो उस क्लिनिकल जो सेटअप है उससे वो अवॉइड करते हैं या वहाँ पर जो है वो डर के मारे ठीक से रिस्पांस नहीं करते। तो ये वाला जो स्क्रीनिंग टेस्ट जो होते हैं ये इसलिए इस प्रोसेस में से बच्चों को गुजारा जाता है ताकि इनिशियली पता चल सके कि बच्चा जो है उसको कोई हेयरिंग का प्रॉब्लम है या नहीं है, यानी हमारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं जो पेरेंट्स के एंड पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, या वो ये समझते हैं कि मेरा बच्चा जो है इसका सुनने की सलाहियत जो है वो थोड़ी सी कम है बाकी बच्चों से, या उसे ये लगता है कि ये अभी इसने बातचीत प्रॉपर करना शुरू नहीं की है या किसी चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्स नहीं करता है। क्योंकि बेसिकली जो पिन पॉइंट करते हैं वो यूजुअली पेरेंट्स करते हैं, या फिर ऐसा होता है कि लाइक अगर पेरेंट्स के कुछ और बच्चे जो हैं उनको भी हेयरिंग का इशू है तो वो अपने सेकंड जो बेबी होगा उसके लिए वो ज़्यादा जो है वो परेशान होंगे या वो ज़्यादा उसके लिए कंसर्न होंगे कि इसको मैं पहले से चेक करवा लूँ या स्क्रीन आउट करवा लूँ कि इसको कोई हेयरिंग का इशू तो नहीं है। तो ये वाले ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे शकुक व शुबहात होते हैं, ऐसे डाउट्स होते हैं कि जो क्लियर कराने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट जो होते हैं उनके ऊपर रिलाई करना पड़ता है। स्क्रीनिंग टेस्ट जो होते हैं ये फ़िज़िकली बिल्कुल हार्मलेस होते हैं, यानी किसी किस्म का कोई हेडफोन, किसी किस्म का कोई लाइक कोई ऐसा जो है वो कोई किसी बूथ में या किसी ऐसे सेटअप में इनको नहीं जाके बिठाना पड़ता या इनको उस तरह से करके जो है वो किसी किस्म का कोई
कोई डिवाइसेस जो हैं वो इनके साथ अटैच नहीं करनी पड़ती, यानी उनके कानों के साथ या उनके हेड के साथ कुछ ऐसा, यानी इनको फिज़िकली वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील करते हैं। तो इस वजह से इन टेस्ट के ऊपर भी जो है वो रिलाई किया जाता है। और जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर स्क्रीनिंग जो है वो यूजुअली बहुत फ्रीक्वेंटली की जाती है, और बहुत छोटे बच्चों की, यानी 3 मंथ्स का बच्चा होता है तो भी उसको स्क्रीन आउट वो लोग करते हैं। वैसे तो एट द टाइम ऑफ बर्थ भी तमाम बच्चों की जो हेयरिंग स्क्रीनिंग होती है वो हॉस्पिटल में होती है, लेकिन जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे मतलब जैसे पाकिस्तान है या जैसे इंडिया है या जैसे और ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अभी इतने ज़्यादा, यानी मतलब इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है या इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, या वो जो कंट्रीज़ हैं वो अंडर डेवलप्ड हैं, अभी उनके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं, वहाँ पर ये चीज़ें जो हैं, ये टेस्ट जो हैं, ये कॉमनली उस टाइम यूज़ किए जाते हैं जब किसी किस्म का कोई डाउट जो है वो पैदा हो चुका होता है, यानी हेयरिंग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रही होती है। उस वक्त जो होते हैं पेरेंट्स, या जब बच्चा स्कूल जाना शुरू होता है तो टीचर इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि बच्चा जो है उसकी हेयरिंग प्रॉपर नहीं काम कर रही, तो उसका वो रेफरल बनाते हैं और उसको वो ENT वगैरह के पास लेके जाते हैं या ऑडियोलॉजिस्ट के पास लेकर जाते हैं, या स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी या स्पेशल स्कूल में जो है उसको रेफ़र किया जाता है। तो वहाँ पर जो है ऑडियोलॉजिस्ट जो है वो ये वाले टेस्ट कंडक्ट करता है। इसके अलावा जो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट हैं वो भी इस तरह की जो अपनी स्क्रीनिंग है, यानी स्पीच एंड लैंग्वेज के हवाले से स्क्रीनिंग है वो करते हैं कि बच्चा जो है वो इतने फीट से या इतने डिस्टेंस से इस आवाज़ के ऊपर रिस्पांस देता है या इस पे नहीं देता, लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर इसका रिस्पांस कैसा है, हाई फ्रिक्वेंसी पे कैसा है, इंटेंसिटी जो है वो कितनी पे जाके वो रिस्पांस करता है। ठीक है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इस जो है वो हेयरिंग की मैनेजमेंट करने के लिए, हेयरिंग डिफेक्ट जो है उसको मैनेज करने के लिए बहुत आप समझ लें कि बेसिक चीज़ें होती हैं। इट इज़ यूज्ड इन कम्युनिटी क्लिनिक्स एंड इज़ अ गुड वे ऑफ कंडीशनिंग बिफोर यूजिंग अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट, फॉर एग्जांपल प्योर टोन ऑडियोमेट्री, यानी बाकी टेस्ट जो हैं वो यूज़ करने से पहले ये वाला टेस्ट, इस तरह के टेस्ट जो हैं इनको परफॉर्म कर लेने में जो है वो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। It is not used so much in diagnostic clinics, as if the child is able to do the performance test, she or he can generally do more informative test। यानी इस टेस्ट को क्लिनिक्स के अंदर इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता, इसलिए अप्रिशिएट नहीं किया जाता क्योंकि 2.5 से 3.5 साल का बच्चा जो है वो फिज़िकली भी स्टेबल होता है और मेंटली वो इतना स्टेबल, इतना मेच्योर होता है, यानी चीज़ें उसने इतनी लर्न कर ली होती हैं, उसकी कॉग्निशन जो है वो इतनी अच्छी यानी डेवलप हो चुकी होती है कि अगर वो ये वाला टेस्ट जनरली परफॉर्म कर सकता है तो वो इससे ज़्यादा अच्छे और इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव जो हैं टेस्ट वो भी परफॉर्म करने के काबिल होता है, या इससे ज़्यादा अच्छे जो टेस्ट हैं उनका रिस्पांस देने के काबिल होता है। इस टेस्ट का रैशनल क्या है? द पर्पज़ ऑफ द टेस्ट इज़ टू एस्टेब्लिश द चाइल्ड्स एबिलिटी टू बोथ लो एंड हाई फ्रिक्वेंसी स्टिमुलाई एट मिनिमल लेवल, फॉर एग्जांपल 35 dBA। यानी इस टेस्ट के अंदर जो है वो इस टेस्ट का पर्पस ये होता है कि लो और हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर, यानी दोनों तरह के स्टिमुलस के ऊपर और 35 dB के लेवल तक की जो है वो रिस्पॉन्सेस लिए जा सकते हैं। द वर्ड गो इज़ यूज्ड एज अ लो फ्रिक्वेंसी एंड जो साउंड है उसको एज अ हाई फ्रिक्वेंसी स्टिमुलस, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। यानी गो जो है वो लो फ्रिक्वेंसी है और जो है ये हाई फ्रिक्वेंसी स्टिमुलस है। द टेस्ट इज़ डिज़ाइन टू इंटरेस्ट ऑफ अ चाइल्ड एट दिस डेवलपमेंटल एज। अब इस टेस्ट को जो है वो इस डेवलपमेंटल एज के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इस लेवल पर आकर बहुत छोटे लेवल की जो गेम्स हैं या बहुत छोटे बच्चों वाली जो गेम्स हैं उनको भी वो लाइक नहीं करते, और जो उनकी एज से बड़ी वाली गेम्स हैं या जो बड़े वाली कमांड्स हैं उनके ऊपर भी वो कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अभी वो उस स्टेज पे पहुँचे भी नहीं होते। तो उनकी जो डेवलपमेंटल एज है उसके अकॉर्डिंग ये टेस्ट जो है इसको डिज़ाइन किया गया है। इसका क्राइटेरिया क्या है? द टेस्ट कैन ओनली बी कैरिड आउट बाय अ चाइल्ड हु इज़ डेवलपमेंटली एबल टू वेट इन ऑर्डर टू कैरी आउट सिंपल प्ले टास्क एंड कमांड। यानी वो बच्चे जो कि सिंपल जो कमांड है उनको फॉलो कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं, यानी अपनी टर्न का जो है वो वेट करते हैं,
और इसके अलावा वो सिंपल कमांड्स को या प्ले के अंदर जो है वो कैरी कर लेते हैं, यानी उनको वो ड्यूरिंग प्ले समझ जाते हैं कि मुझे अब क्या कहा जा रहा है और अब मैंने क्या करना है। द टेस्टर नीड गुड चाइल्ड हैंडलिंग स्किल्स, यानी टेस्टर जो है उसको गुड हैंडलिंग स्किल्स आनी चाहिए और उसे पता होना चाहिए कि उसने कौन सी डोमेन में रहना है और क्या उसका पर्पज़ है, कौन से उसने जो है वो ऑब्जेक्टिव्स उनको अचीव करना है। पर प्रोसीजर इसका क्या है, इसका प्रोसीजर है द चाइल्ड सिट्स एट अ स्मॉल टेबल इन एन अप्रोप्रिएट साइज चेयर विद द पेरेंट केयर सिटिंग क्लोज्ड बाय। द चाइल्ड शुड बी सिटिंग comfortably with his or her feet touching the floor. The child may sit on parent carer lap if she or he is shy or withdrawn. यानी स्मॉल टेबल और चेयर जो है वो बच्चे के यानी एज के अकॉर्डिंग जो है वो यूज़ की जाती है, जिसके अंदर बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स या जो उसका केयरर है यानी जो उसकी केयर करता है या उसको लुक आफ्टर करता है वो उसके साथ बैठेगा और बच्चा जो है वो कंफर्टेबल तरीके से बैठेगा, यानी उसके जो पाँव हैं वो ज़मीन को टच करेंगे, फ्लोर को टच करेंगे। द चाइल्ड में सिट ऑन पेरेंट केयर, यानी अगर बच्चा जो है वो शाय फील कर रहा है या वो उस गेम में जो है वो बैठना नहीं चाह रहा, वो वहाँ से बार बार उठ के जाना चाहता है या जाता है, तो वो पेरेंट्स या अपने केयरर की लैप में भी गोद में भी बैठ सकता है। A selection of small toys are available for the child to use, for example man in the boat, यानी ये एग्ज़ाम्पल्स दी गई हैं जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल यानी हम इस तरह का जो प्ले है वो बच्चों से करवा सकते हैं, यानी इस तरह की कमांड जो है वो दे सकते हैं और ये वाली चीज़ें जो हैं ये अवेलेबल होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैन इन द बोट, पैक बोर्ड, स्टैकिंग कप, बॉल ऑन स्टिक, बॉक्स ऑन वुडन ब्रिक्स, यानी यानी मैन इन द बोट यानी एक बोट है और उसके अंदर आपने यानी एक मैन जो है उसको आपने रखना है, वो बोट में है, वो जा रहा है या वो जो भी एक्टिविटी कर रहा है। पैक बोर्ड वो है यानी आप जिसके अंदर वो जो बॉल्स की तरह की के पैक्स बने हुए होते हैं उनको आप बोर्ड के ऊपर जो है वो लगाते जाते हैं स्ट्रिंग्स के अंदर। और स्टैकिंग कप यानी कप्स के ऊपर जो है जैसे हम कप के ऊपर कप जोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं, यानी उसका हम एक टावर सा बनाते हैं। बॉल ऑन स्टिक्स यानी स्टिक्स के अंदर जो है ना बॉल्स को डालते जाना। बॉल्स जो हैं ये डिफरेंट तरह की हो सकती हैं। बॉक्स ऑन वुडन ब्रिक्स, और वुडन ब्रिक्स जो हैं यानी जो लाइक हमारे होते हैं ना ब्लॉक्स या ब्रिक्स वुडन के, उनको बॉक्स के अंदर डालना। The child is conditioned to respond to a stimulus by putting a man in a boat, ball on a stick, drop a brick in a box. बच्चा जो है वो इन कमांड्स को फॉलो करता जाता है, जो भी उसको कमांड्स जो है वो उसका इंस्ट्रक्टर या टेस्टर उसको जो भी कमांड दे रहा होता है उसको वो फॉलो करता जाता है। द वर्ड गो एट कन्वर्सेशनल वॉइस लेवल, द चाइल्ड्स हैंड इज़ गाइडेड फॉर एग्जाम्पल टू पुट अ मैन इन द बोट। समटाइम्स इट इज़ अ गुड आइडिया टू प्ले द गेम विद द पेरेंट केयर फर्स्ट। अब जो टेस्टर है वो उसको कमांड देता जाता है और वो अपना जो लेवल है कन्वर्सेशन का उसको वो यानी जो भी अपनी कमांड्स वो देता है उसको वो कन्वर्सेशन लेवल पर ही रखता है, यानी उसका जो वॉइस लेवल है वो कन्वर्सेशनल होता है, यानी 35 dB से ऊपर का वो नहीं होता, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो है वो इसमें वेरी करती है, यानी लो फ्रीक्वेंसी भी प्रेजेंट करता है और हाई फ्रीक्वेंसी भी प्रेजेंट करता है, यानी दोनों के ऊपर उसका जो रिस्पॉन्स है वो चेक किया जाता है। और प्ले में चेक होता है जिसके अंदर ज़्यादातर वर्बल जो कमांड्स हैं या जो वर्बल जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ आइडियाज़ ऐसे नहीं, इसका बेस्ट आइडिया ये भी हो सकता है कि ये वाली गेम जो है बच्चा पहले अपने पेरेंट्स के साथ खेले, यानी वो समझे कि मुझे क्या कहा जा रहा है, तो फिर उसके बाद वो ये वाली गेम जो है उसको करके दिखा दे। परफॉर्मेंस टेस्ट जो है उसकी आप ये पिक्चर देखें, ये है तो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर एक्चुअली। इसमें आप ये देखें कि इस तरह की जो पैग्स हैं या इस तरह की जो ब्लॉक्स हैं या ब्रिक्स हैं, ठीक है, उनका यूज़ किया जाता है, या ये वाली जो स्टिक्स हैं इनको इन पैग्स में जो है वो लगाया जाता है, ठीक है। ये वाली वो गेम की जो है वो एग्ज़ाम्पल दी गई है कि इस तरह की जो गेम है उसके वो परफॉर्म करके बच्चा बता सकता है कि उसकी जो है वो उसको सुनाई दे रहा है, उसकी हियरिंग जो है वो कैसी है। डिस्ट्रैक्शन टेस्ट की ये पिक्चर जो हमने वेरी फर्स्ट टाइम पढ़ा था उसमें ये आप देखें यहाँ पे
ऑक्यूपायर है, ये लो टेबल है, उसके बाद पेरेंट एंड बेबी वो यहाँ पे हैं, ठीक है। और उसके बाद इसका ये जो 45 डिग्री का एंगल है, मैंने आपको बताया था कि राइट साइड से और लेफ़्ट साइड से, जो लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से साउंड जो है प्रेजेंट की जाएगी बैक साइड से, और यहाँ से डिस्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। अब वो सामने बैठा हुआ है और वो काम कर रहा है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन जो है वो उसकी बैक साइड से हो रही है, यानी इस साइड से भी होगी और इस साइड से भी होगी। और नोटिस किया जाएगा ये साउंड सोर्स है, ये जो सेकंड जो टेस्टर है वो साउंड सोर्स पैदा करेगा, ठीक है। और 1 मीटर का डिस्टेंस है बच्चे में, और टेस्टर जो है उसके अंदर 1 मीटर का डिस्टेंस है, और ये हॉरिजेंटल है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो बच्चा जब रिस्पॉन्स करेगा, यानी मुड़ के देखेगा, एकदम चौंक जाएगा, तो उससे नोटिस होगा कि बच्चा जो है उसकी हेयरिंग किस कान में कितनी है, और कितनी अच्छी वो साउंड सेंसिटिविटी है, उसकी हेयरिंग कितनी सेंसिटिव है, और कितनी अच्छी उसकी पिकिंग पावर्स हैं, यानी वो कितना अच्छा जो है वो लोकलाइज़ कर सकता है या अंडरस्टैंड कर सकता है कि यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट की जा रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच।